नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद अब आज हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज पर आ चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर 8 है, ज्योग्राफी भूगोल के संसाधन एवं विकास के जो भी महत्वपूर्ण सवाल है, उन हर सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ्य पुस्तक प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें है लेक्चर 8 संसाधन एवं विकास। तो भाई हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो कौन से है? हल्ला बोल प्रश्नोत्तर है। किस पर हल्ला बोल रहे हैं? सामाजिक विज्ञान के डर पे हम लोग हल्ला बोल रहे हैं और उस हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आपको डराने की कोशिश करता है, आपको एग्जाम में रोकने की कोशिश करता है। अब ना हम रुकेंगे, ना हम थकेंगे और सफलता पाकर जाएंगे। और इस सक्सेस का बोर्ड अब आपको आगे दिख रहा है कि अब आपको सक्सेस आगे मिलने वाली है, जैसे कि मेहनत से मंजिल का सफर। सबसे पहला सवाल है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन क्या होते हैं? संसाधन से आप क्या समझते हैं? यह हमारा सवाल है। तो पहला तो मैंने आपको उस दिन ही कहा था कि आप वर्ड को स्पेल्ड करके समझने की कोशिश करें। साधन, साधन का मतलब होता है मीडियम, ठीक है। जिस मीडियम से हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत पूरी होती हो वो क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है। भाई आप मोबाइल से हमसे पढ़ पा रहे हैं, आपके लिए मोबाइल क्या है? मीडियम है, साधन है। जो साधन आपकी आवश्यकताओं को, जरूरत को पूरा कर दे, वो साधन ही क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है वो संसाधन है। हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में, आसपास में जो कुछ भी है वो उसका अगर हम लोग यूज कर रहे हैं और हमारी आवश्यकताओं को, अगर हमारी जरूरतों की पूर्ति हो रही है तो वो क्या है? संसाधन कहलाता है। परंतु प्रकृति से हम उठा के डायरेक्ट उसे यूज नहीं करते, उसे बहुत प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, फिर उसे हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, कॉटन, कपास, रुई, क्या होता है? हम उसे यूज नहीं कर रहे, पर उसको प्योरीफाई करके फैक्ट्री में भेजकर टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छी कॉटन की टी शर्ट्स, कॉटन शर्ट्स बनाकर हम उसे यूज कर रहे हैं। आर्थिक रूप से संभाव्य कोई भी ऐसी चीज हम लोग बना रहे हैं वो इकोनॉमिकली अच्छी होनी चाहिए, मतलब इतनी महंगी ना कर दे कि लोग खरीद ना पाए, ठीक है। तो हमें क्या एक एवरेज रेट उसकी रखनी है जिससे कि लोग खरीद पाए। अगर लोग खरीद ही नहीं पाएंगे तो वो क्या है? बेकार हो जाएगी। भाई आज महंगी जो लग्जरी कार है, अगर उसे मैं नहीं खरीद सकता तो वो मेरे लिए बेकार है। और ध्यान रखना, जो हमारी आवश्यकताओं को, हमें जरूरतों को पूरा करे वही संसाधन है, बाकी हमारे लिए सब कुछ बेकार है। जो आपके काम आ रहा है वो संसाधन है, जो नहीं आ रहा वो आपके लिए संसाधन नहीं है। फिर है सांस्कृतिक रूप से मान्य। भाई कल्चरली भी एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भाई जैसे मेरी फैमिली में है जो जींस पे जो बीच बीच में कट लगे रहते हैं वो अलाउड नहीं है, तो उस टाइप की जींस मेरे लिए बेकार है, वो मेरे लिए संसाधन नहीं, क्योंकि सांस्कृतिक, कल्चरली रूप से एक्सेप्टेड नहीं है, मेरी फैमिली में उस चीज को अलाउड नहीं है, तो वो मेरे लिए बेकार है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहला आधार तो ये है कि पर्यावरण में, प्रकृति में उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी से आप उसे बना दो, फिर इतना ही उसकी एवरेज कीमत रखो कि लोग खरीद सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी उसमें सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, लोग उसको एक्सेप्ट कर सके, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। फिर देखो, भौतिक पर्यावरण, प्रकृति, प्रकृति हर चीज का आधार है। प्रकृति हमारी माँ है, हमें सब कुछ वहीं से मिल रहा है, जमीन, जल, सब कुछ जो है हमें प्रकृति से ही मिलता है। पर इस जो प्रकृति से जो मिल रहा है वो क्या है? एक रॉ मेटेरियल, कच्चे माल की तरह मिल रहा है। उसको हम लोग क्या है? प्रौद्योगिकी से अच्छे माल में और अंतिम माल में उसका परिवर्तन करते हैं। जैसे कि रुई से कपड़े तक का जो काम था वो हमने से चेंज करा। रुई हमें प्रकृति से मिली और हमने उसे प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे लगाएंगे? किसी ना किसी संस्था में लगाएंगे, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ना किसी फैक्ट्री में ले जाकर लगाएंगे। तो क्या है? ये तीनों में क्या है? इंटर रिलेशन है। अगर प्रकृति आपको कुछ देगी नहीं तो फिर प्रौद्योगिकी और संस्थाएं बेकार है। प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दे दिया, आपके पास प्रौद्योगिकी नहीं है और संस्थाएं भी बहुत है तो भी बेकार है, ठीक है। प्रकृति दे रही है, टेक्नोलॉजी है, पर उस टेक्नोलॉजी को लगाने की जगह नहीं है, मतलब संस्थाएं नहीं है तो भी बेकार है। और इन सब में इंपॉर्टेंट कौन है? मानव, ह्यूमन। क्यों? क्योंकि प्रकृति में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कौन पहचानता है? मानव पहचानता है। उसको चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी कौन लेकर के आया? मानव लेकर के आया। उस टेक्नोलॉजी को रखने के लिए फैक्ट्री या इंस्टीट्यूशन किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो मानव क्या है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। सेकंड, क्या आप मानते हैं कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार है? तो क्या आप मान रहे हो, ऐसा मानते हो कि भाई जो प्रकृति में दे रही सब मुफ्त है, फ्री है, ऑफ कॉस्ट है? ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम। देखो प्रकृति हमें दे रही है, ठीक है, पर हम सीधा प्रकृति से उठाकर उसे यूज नहीं कर रहे, ठीक है। हम उसमें टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, संस्थाएं खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर जाके और ये सारे काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। तो संसाधन क्या है? मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव की कुछ प्रक्रिया करता है, उसके बाद क्या संसाधन बनता है। और मैंने क्या बोला? संसाधन क्या है? जो वस्तु आपकी आवश्यकताओं को, आपकी जरूरत को पूरा कर दे वो संसाधन ही होती है, ठीक है। आज जैसे है गेहूं है,
गेहूं हम कच्चा तो नहीं चबाते ना, उससे पहले क्या है, पिसवाते हैं, ठीक है, आटा बनवाते हैं। आटा किससे बनता है, मशीन से बनता है, ठीक है, जो चक्की होती है उससे बनती है। चक्की एक तरीके की क्या है, टेक्नोलॉजी है, उससे बनती है। फिर उस चक्की से वो आटा आता है, आटा आने के बाद हम उसे क्या करते हैं, जो मदर गूंथती है, क्या बोलते हैं, तो उससे फिर वो मदर चपाती बनाती है। चपाती किससे बने, गैस पे बने, तो गैस भी क्या है, टेक्नोलॉजी। तो गेहूं जो है वो मेरे लिए तो बेकार है, प्रकृति से मैं खेती बाड़ी करके मिला, वो मेरे लिए बेकार है, पर क्या हुआ, गैस का इस्तेमाल करके, चक्की का इस्तेमाल कर करके हमने उसमें क्या करा गया है, उसमें उसको अपने लिए यूजफुल बनाया है। हमने उसकी क्या बनाई है, रोटी बनाई है। रोटी ही मेरे लिए क्या है, यूजफुल है। तो जो मेरे लिए यूजफुल है, जो मेरी जरूरत को पूरा करे, वही संसाधन है, बाकी सब बेकार। पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। अब पर्यावरण में जो भी मिल रहा है, उन पदार्थों को, जो भी आइटम हमें मिल रहा है, उनको संसाधनों में हम परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स में हम उसे बदल रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको रोटी का उदाहरण दिया, कॉटन वाला उदाहरण दिया। कौन बदल रहा है, मानव बदल रहा है। मानव भी एक संसाधन है, तो मानव तो सबसे बड़ा संसाधन है। क्यों, क्योंकि वो ही तो सब कुछ कर रहा है, सभी संसाधनों को बना ही वो रहा है, तो मानव तो जो बना रहा है वो तो सबसे बड़ा होता है। तो मानव तो बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट संसाधन है। संसाधनों पे उनके इस रूप में उपयोग से पहले कई तरह की तकनीकों तथा प्रशिक्षणों का उपयोग किया जाता है। काफी टेक्नोलॉजी का और काफी बड़े बड़े प्रोसेस करे जाते हैं, प्रोसीजर होता है, उसके बाद जाकर के संसाधन हमारे पास आता है। डायरेक्ट प्रकृति से हमारे पास संसाधन नहीं पहुंचता है। इस कार्य में सघन मानवीय श्रम की भी आवश्यकता होता है। सघन मतलब बहुत हार्ड लेबोरियस वर्क करना पड़ता है, बहुत हार्ड काम करना पड़ता है, जब जाके हमें काम, ये जो संसाधन है वो मिल पाते हैं। सवाल नंबर 3, संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, संसाधनों के अविवेक उपयोग से किस तरह की प्रमुख समस्याएं सामने आई है। तो संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है वो जानते हैं। सबसे पहले, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन, भाई डेली लाइफ के लिए मुझे चपाती चाहिए, तो जीवन यापन बनाने के लिए तो संसाधन जरूरी, और जीवन की गुणवत्ता, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बने। भाई एक दिन मुझे खाना मिल जाए तो वो मेरा जीवन यापन है, पर मुझे रोज खाना मिलता रहे, ये मेरे जीवन की गुणवत्ता है कि हाँ भाई मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना तो ठीक है कि मुझे रोज 2 वक्त का खाना मिल जाता है। नहीं, हमारे देश में और इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे साथियों, जिनके पास 2 वक्त तक का खाना नहीं है। बहुत दुख की बात है, ठीक है। अब हमने क्या है, अविवेक इस्तेमाल करा, अविवेक पूर्ण से यूज करा, उनका बेफालतू में रिसोर्सेज को खराब करा, तो उससे कुछ समस्याएं खड़ी हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालच और संसाधनों का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब डेप्लेशन हुआ है। क्या हुआ है, डेप्लेशन हुआ है, गिरावट आई है संसाधनों। कुछ व्यक्तियों ने क्या करा, लालच बस उसका इस्तेमाल करा, अपनी लालच के लिए इस्तेमाल करा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि सभी की यूज के लिए हमारे पास तो रिसोर्सेस हैं, पर किसी के लालच के लिए, किसी के ग्रीड के लिए नहीं। नीड के लिए है पर ग्रीड के लिए नहीं है। यह बात मैं आपको भी समझा चुका हूं, नीड और वांट में अंतर। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। मतलब भाई जिन लोगों के पास संसाधन है वो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो अमीर बनते जा रहे हैं, दिन पे दिन क्या है, अमीर बनते जा रहे हैं, ठीक है। और जिनके पास नहीं, वो बेचारे संसाधनहीन है, वो गरीब बनते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, संसाधन कुछ लोगों के हाथ में ही पहुंच गए हैं, और जिनके पास में है वो अविवेकपूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास में नहीं है वो अपना जीवन यापन बहुत बुरी तरीके से बिता रहे हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। तो इस प्रकार के सभी परेशानियां क्या है, हो गई। भूमंडलीय तापन, हमारी भूमि क्या है, गर्म होने लग गई है, ठीक है, गर्म होने लगी है, जिससे कि काफी प्रकार की परेशानियां हो जाती है। ओजोन परत अवक्षय, मैंने आपको बताया था कि सूरज दादा से जो किरणें आ रही है उसमें कुछ क्या होती है, पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें होती है। मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कमेंट में, सर ये पराबैंगनी किरणें क्यों निकलती। अरे भैया अब इसके लिए तो सूरज दादा के पास जाना पड़ेगा और पूछेगा भैया आप पराबैंगनी किरणें क्यों भेजते हो। बेटा वो केमिकल है, वो अब जो आ रहा है उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पर उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, ओजोन कर रहा है। पर उसमें जो होल हो गया था वो अब धीरे धीरे फील होने लगा, वो एक अच्छी बात है, पर होल हो गया था। पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण हुआ है, ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है। हम लोग इतना व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया था, अगर हमें थोड़ी सी दूर दुकान भी जाना होता है तो हम मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, वो धुआं छोड़ता हो जाता है। और अब तो ऐसी मोटरसाइकिल या व्हीकल्स आ चुके हैं जो बहुत ज्यादा तो साउंड करते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। और भूमि निम्नीकरण, इस पर तो हम पूरा एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि भूमि निम्नीकरण क्या 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 होता है और कैसे होता है।
मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। अब मानव के जीवन की गुणवत्ता, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बना रहे हमारा, रोज सबको खाना मिलता रहे, सबके पास कपड़े हो, सबके पास मकान हो, सबको मिलता रहना चाहिए। और विश्व शांति, आप एक बात देखना, अगर आप कभी ऐसी कॉलोनी में देखना जहां पानी की बहुत प्रॉब्लम आती है, जब वहां पे वाटर टैंकर्स आते हैं, पानी के टैंकर्स आते हैं ना, लोग लड़ते हैं कि भाई उनको एक बकेट पानी की मिल जाए, उसके लिए लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको विश्व में शांति बनाए रखनी है तो संसाधनों का सही क्या होना चाहिए? न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। और ये न्याय संगत बंटवारा क्या है? संसाधन नियोजन जो हम लोग पढ़ेंगे वो आता है। तो न्याय संगत क्या है? बंटवारा होना चाहिए, सबके पास इतना तो संसाधन होना चाहिए कि उनकी क्या है, जीवन यापन चलता रहे, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो बनी रहे। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर जिन व्यक्तियों के पास आज संसाधन है वो लगातार इसी प्रकार से संसाधनों का मिसयूज करेंगे, बार बार में उन्हें खराब करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो वो संसाधन, वो समय दूर नहीं है हमारे पृथ्वी के लिए जब पृथ्वी खतरे में आ जाएगी और फिर और भी परेशानियां और भी बीमारियों से हमारे मानव प्रजाति को क्या है, लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। इसलिए पहले ही क्या है, समझ जाओ और पृथ्वी की और प्रकृति की इज्जत करो। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। हर तरह के जीवन का अस्तित्व, ठीक है, हर जीवन का अस्तित्व बना रहना चाहिए। भाई जैसे मान लो अगर मानव है, अगर आज जैसे जल है, भाई जल जो हमारी जनरेशन है अगर वो जल को खत्म कर देगी, भाई आपको जमीन में भी जल नहीं मिलेगा, ठीक है, नदियों में भी जल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? जब जल नहीं मिलेगा, जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, ठीक है, वो उनको क्या है, जल देखने को नहीं मिलेगा। तो जल नहीं है तो कल नहीं है, वो लोग क्या है, मर जाएंगे। और ऐसे जब मर जाएंगे तो उनसे आगे वाली पीढ़ी नहीं आएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, मानव प्रजाति का जो अस्तित्व है वो क्या है, खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें सभी जानवर का, सभी पौधों का, सभी मानव प्रजाति का, सबका क्या अस्तित्व बचा के रखना है, उनकी जो लाइफ है वो बचा के रखनी और आगे तक वो चलती रहे। और एक बात कही जाती है कि हम लोगों ने ना संसाधन हमारे पूर्वजों से नहीं लिए, हमने संसाधन हमारे पूर्वजों से नहीं लिए, हमने हमारे बच्चों से उधार में लिए। उनको बोल के आए कि भाई बेटा कुछ समय में यूज कर लेता हूं और आपके लिए मैं जरूर छोड़ के पृथ्वी पर आऊंगा। तो हमने बच्चों से उधार लिया, हमने हमारे पूर्वजों से नहीं लिए। तो इसलिए आपको बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ना है। यह बात किसी महापुरुष ने कही है। सतत अस्तित्व का सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास क्या है? मतलब लगातार क्या हो, विकास होता रहना चाहिए, लगातार विकास होता रहना चाहिए। और लगातार विकास भी होता रहे, पर्यावरण को नुकसान ना रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहेगा तो सतत अस्तित्व रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिलेंगे और वो अपनी लाइफ को और भी अच्छे से जी पाएंगे। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? आपका सतत पोषणीय विकास से क्या मतलब है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। क्या होना चाहिए? जो आज की जरूरत है ना वो तो पूरी करो। ऐसा नहीं है कि जो आज जो लोग जी रहे हैं उनको मार दें। आज की जो जरूरत है वो पूरी हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। भाई जितना आपको जरूरत है उतना इस्तेमाल करो ना, बाकी रहने दो, उसको खराब क्यों करो? मैंने आपको उदाहरण दिया, जो कार एक गीले कपड़े से साफ हो सकती है उस पर हम एक बकेट पानी खराब करते हैं, वो क्या है? मिसयूज है संसाधनों का, संसाधनों का दुरुपयोग है। तो पर्यावरण का क्या हो, नुकसान ना हो। और उसके साथ साथ क्या है, आने वाली पीढ़ी की जो आवश्यकता है, आने वाली जो पीढ़ी की जरूरत है, उनकी अवहेलना ना करें, उनको नहीं नकारें। अरे मुझे तो आज यूज करने दो, मेरे पास है ना पानी, बस बहुत आगे बचे या ना बचे, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच होनी चाहिए कि सब तक पानी पहुंचना चाहिए, सब तक संसाधन पहुंचने चाहिए। सवाल नंबर 5, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? क्या भारत जैसे देश को संसाधन नियोजन की जरूरत है? कारण बताइए। संसाधन नियोजन से तात्पर्य संसाधनों के न्याय संगत वितरण तथा विवेकपूर्ण उपयोग से। संसाधन नियोजन क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग करके हमें क्या है, काम करना है। और प्लानिंग कैसे करनी है कि न्याय संगत वितरण में सब में बराबर बढ़ जाए। क्या है? प्लानिंग करनी इसलिए कि सब में बराबर हो और सब उसका क्या है, सही तरीके से इस्तेमाल करें। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भाई आप अपनी स्टडीज को लेकर 5 सब्जेक्ट है आपके, आप सब में क्या एक प्लानिंग करें कि इतनी देर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी देर मुझे ये पढ़ना है, इतनी देर मुझे ये पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे सब में अच्छे मार्क्स आ सके। एक में अच्छा मार्क्स आ जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए सबके पास अच्छे मार्क्स आने चाहिए। इसलिए अच्छा समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए संसाधन क्या होने चाहिए? सभी के पास होने चाहिए, जो उनका जीवन चलता रहे, वो स्वस्थ रहे और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। तो पहला तो न्याय संगत बराबर बंटवारा हो सब में, और विवेकपूर्ण, और जिनके पास है वो अच्छे से उसका इस्तेमाल करें।
भारत को उसके संसाधनों की उपलब्धता में विविधता के कारण संसाधन नियोजन की जरूरत है। हमारे यहाँ पर क्या है, संसाधनों की विविधता है, वेराइटीज है। ठीक है, हमारे यहाँ पे खनिज भी अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। ठीक है, आपको और भी वस्तुएं अलग अलग प्रकार की मिल जाएगी, तो हमारे पास वेराइटीज है। ठीक है, झारखंड में जाओगे और कुछ है, राजस्थान में जाओगे और कुछ है, जम्मू कश्मीर में जाओगे और कुछ है, केरल में जाओगे तो और कुछ है। हमारे पास हर चीज की क्या है, वेराइटी है। और जहां पर इतनी वेराइटीज हो वहां पर तो क्या है, प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपके पास 5 सब्जेक्ट है, जब आप कॉलेज में जाओगे आगे बढ़ोगे तो 10 सब्जेक्ट आएंगे, 15 सब्जेक्ट आएंगे। जब ज्यादा सब्जेक्ट है तो ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत है। वही इश्यू क्या है भारत के साथ है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा वेराइटीज है, तो ज्यादा प्लानिंग चाहिए हम लोगों को। कुछ क्षेत्र किसी खास संसाधन में धनी और जबकि अन्य संसाधनों की वहां कमी। अब क्यों जरूरी है हमें संसाधन नियोजन करना भारत को? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे कुछ संसाधन तो बहुत है। भाई आप झारखंड में जाओगे आपको खनिज बहुत मिल जाएंगे, आप राजस्थान में आपको पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बहुत मिल जाएगी, पर जल नहीं है। और कुछ संसाधनों की क्या है, कमी है। उदाहरण के लिए राजस्थान में पवन एवं सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, जबकि जल संसाधनों की कमी है। कुछ क्षेत्र संसाधनों के मामले आत्मनिर्भर है। अब कुछ क्षेत्र ऐसे क्या है, वो आत्मनिर्भर, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि झारखंड एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य खनिजों के मामले में धनी है, किंतु वह आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। अब वहां पे क्या है, खनिज तो बहुत है पर आधारभूत संरचना नहीं है। जैसे कि क्या है भाई, वहां अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी स्कूल सिस्टम नहीं। तो खनिज तो है पर बाकी और जो संरचनाएं होनी चाहिए वो वहां पर नहीं मिलती। कुछ क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों का घोर अभाव है। उदाहरण के लिए लद्दाख में पानी तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास की कमी है। तो अब क्या है, आवश्यक संसाधनों की कमी, जैसे कि लद्दाख का उदाहरण है, वहां पे पानी की कमी है। ठीक है भाई, वहां पे आधारभूत संरचनाएं नहीं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गई, रोड हो गई, सड़कें हो गई, ये भी कमी है। उद्योग नहीं है वहां पे। सवाल नंबर 6 है हमारा आज का, संसाधन विकसित करने में मानव की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मतलब सब कुछ रोल ही मानव का है, फिर भी ये पूछ रहा है कि संसाधन को विकसित करने में मानव की भूमिका को बताइए। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, इससे वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन प्रत्यावर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। तो मानव ने क्या है, अगर उसका विकसित करा है, उसको भूमिका को विकसित करा है, तो उस विकसित में तो क्या है भाई, हम लोगों ने प्रौद्योगिकीकरण करा, ठीक है, संस्थाएं हम लोग लेकर आए, ठीक है, हमने उससे इस्तेमाल करके उनको विकसित करा है। पर विकसित करने के बाद उसका हमने क्या लॉस करा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमने क्या अंधाधुंध उसका इस्तेमाल करा है और उससे ये सभी परेशानियां हमारे लिए सामने खड़ी हो चुकी है। संसाधन कुछ लोगों के हाथों में नहीं आने देने चाहिए, इससे समाज दो हिस्सों संपन्न एवं संसाधनहीन में बढ़ जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि दो हिस्सों में संसाधन नहीं बंटने चाहिए, सारे संसाधन एक के पास नहीं जाने चाहिए और सारे संसाधन से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। सबके पास क्या हो, संसाधन का न्याय संगत बंटवारा, वितरण होना चाहिए। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण बताइए। तो संसाधनों को बचाकर रखना, संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी, कोई भी 2 कारण, 2 रीजन हमें बताने। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब क्या कहा गया है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, हम क्या करें, संसाधनों का विवेकपूर्ण सोच समझकर इस्तेमाल करें, उसी को क्या है, संसाधन संरक्षण कहा गया है। तो पर्यावरण को बचाकर रखो, भाई पर्यावरण को बचाकर रख रहे हो मतलब उसका संरक्षण ही करो, संरक्षण का मतलब ही बचाना। उसको बचाकर रखते हुए आप क्या है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हो, यही संसाधन संरक्षण है। संसाधनों को संरक्षण आवश्यक है क्योंकि 2 कारण जानते हैं। पहला, पृथ्वी पर संसाधन सीमित है। भाई कोई भी रिसोर्स हो वो क्या है, सीमित है। मैंने आपको कहा था भाई हर देश के पास हर संसाधन क्या है, सीमित होते हैं। तो हर देश के पास क्या है, संसाधन सीमित होते हैं। पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है वो सीमित है, वो हमें भी यूज करने, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी यूज करने, सबको यूज करने के लिए उसे छोड़ना, तो उसे लिमिटेड और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। परंतु तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या, पर जनसंख्या बढ़ रही है, अब भाई खाना सबको चाहिए, तो जनसंख्या बढ़ी तो खाना सबको चाहिए, तो ज्यादा जमीन चाहिए जिसमें हम लोग खेती कर सके, पर हमारे पास तो फिक्स्ड है। औद्योगिकरण, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियां खुल रही है, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है कि पर्यावरण खराब होता है। ठीक है भाई, उसमें से जो गैस निकलती है, धुआं निकलती है, आप देखा करो काफी जो वेस्ट होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे पानी खराब होता है, तो वहां पर भी पर्यावरण खराब हो रहा है। तकनीकी विकासों के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और क्या है, तकनीकी विकास, हम टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं दिन पे दिन, तो उससे भी क्या हो रहा है, लोगों के पास क्या डिमांड बढ़ रही है कि भाई हमें ये चीज चाहिए। भाई आज ये समय आ चुका है कि जो इंसान एक फोन यूज करता है वो 5 महीने, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद वो चेंज कर देता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको वो चीज चाहिए होती है। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। तो संरक्षण क्यों जरूरी है कि भाई हमारी
जो आज की आवश्यकता है, विकास, वर्तमान विकास की प्रक्रिया, आज की जो विकास की प्रक्रिया, वो भी उस पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े और आने वालों के लिए भी क्या हो, संसाधन बचे हुए रहे। यही संसाधन संरक्षण है और इसीलिए हमें संरक्षण करना भी चाहिए। संसाधनों के विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। देखो, पर्यावरणीय समस्याएं तो हम लोग देख ही चुके हैं, भूमंडलीय तापन होना है, ओजोन परत का है, प्रदूषण है, भूमि निवनीकरण है, ये सब कुछ। सामाजिक और आर्थिक परेशानी कैसे हो सकती है? देखो, सामाजिक और आर्थिक परेशानी क्या है, अब जैसे अगर जो संसाधन है वो किसी लोगों के पास आ जाएंगे तो बाकी क्या है, गरीबी बढ़ेगी समाज में, ठीक है, लोग गरीब होंगे, ठीक है, भूखमरी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा लोगों में, तो ये सामाजिक या आर्थिक परेशानियां हैं, ठीक है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, मैंने कहा था आपको, आज के कोरोना महामारी के समय में क्या है, संसाधन, शिक्षा की जरूरत हम सबको है, सभी को है, पर आज ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, ठीक है, जहां से वो अपनी एजुकेशन ले सके, तो वो लोग क्या है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हो गए, और आपके पास है, आप अच्छे हो, आप संसाधन संपन्न। तो अब प्रश्न नंबर 8, भारत में संसाधन नियोजन के 3 स्तर क्या है? तो अब भारत ने भी रिसोर्स प्लानिंग करी है और उसके 3 लेवल कौन से हैं वो हमें बताने। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बना। सबसे पहले तो क्या करना, प्रदेशों में देखना है कौन सा संसाधन का है, झारखंड में कौन सा है, नागालैंड में कौन सा है, लद्दाख में कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा है। तो पहले तो हमें ये तालिका बनानी है, एक टेबल बनानी है, हमें कौन सी जगह पे कौन सा मिलेगा। अब एक तालिका बनाने के लिए हमें क्या है, घूमना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, हर एरिया का सर्वे करना पड़ेगा, एरिया वाइज सर्वे करना पड़ेगा। झारखंड में जाकर देखना पड़ेगा क्या ज्यादा मिल रहा है, राजस्थान में जाकर देखना पड़ेगा क्या ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद मानचित्र बनाना, मैप बनाएंगे, पूरा एक इंडिया का मैप बनाएंगे, उसमें झारखंड को लोकेट करेंगे, भाई झारखंड में ये चीज हमें अच्छी मिल रही है, राजस्थान में ये है, मध्य प्रदेश में ये है, तो हम मानचित्र बनाएंगे। और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। गुणात्मक, उनकी क्वालिटी कैसी है, भाई वो हमारे यूज करने लायक क्वालिटी के हैं या नहीं है, और उनकी मात्रात्मक, उनकी क्वांटिटी कितनी है। इतने तो नहीं है जो थोड़े से यूज करते ही खत्म हो जाए, तो क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो क्या है, यूजफुल रहेंगे और उन्हें हम यूज कर पाएंगे। तो पहला काम तो क्या हो गया, आप सर्वे करो, पता लगाओ और उनकी क्वालिटी क्वांटिटी पता लगाओ। उसके बाद क्या करो, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास, अब आपने पता लगा लिया संसाधन है, पर उसको यूजफुल बनाने के लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी भी वो होनी चाहिए। कौशल, कौशल क्या है, टैलेंट, और टैलेंट किस में होता है, आप में, हम जैसे लोगों में होता है, जो कौन है, मानव है, ह्यूमन में क्या होता है, टैलेंट होता है। और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना चाहिए, और आपके पास क्या है, संस्थागत, संस्थाएं भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो आप काम कर सको। तो घूम फिर के ये चैप्टर उसी क्या है, चार्ट पे चलता है। वो चार्ट कौन सा है, पहला प्रकृति से हमें कोई चीज मिले, फिर प्रौद्योगिकी, और लास्ट है संस्थाएं। पूरा चैप्टर यहीं आके इसी चार्ट पे, इसी टेबल पे क्या है, घूमता है। इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा काम, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। समन्वय मतलब तालमेल होना चाहिए। भाई संसाधन विकास, संसाधनों का विकास होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सारे संसाधन एक साथ खत्म करके हाँ बैठ जाए। संसाधन विकास भी होता रहना चाहिए और राष्ट्रीय विकास भी होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि संसाधनों का विकास और हम उसे यूज ही नहीं करें, नहीं यार खराब हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे, अरे भाई खराब हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी का इस्तेमाल करें। इस चक्कर में हमने देश का ही विकास नहीं करा। तो हमें देश का विकास भी करना है और इस प्रकार से संसाधनों का भी विकास करना है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहे और हम भी उसका इस्तेमाल कर सके। ये क्या है, भारत में नियोजन स्तर का तरीका है। नोट, स्वाधीनता मतलब आजादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। पंचवर्षीय योजना क्या है, जब भारत आजाद हो गया, संविधान बन गया, तो देश को चलाने के लिए एक नीति की इस्तेमाल की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए पंचवर्षीय मतलब इसमें क्या करती है सरकार, आने वाले 5 सालों के लिए बड़े टारगेट्स लेती है। भाई हम इतने डैम बनाएंगे, इतने हॉस्पिटल बनाएंगे, इतनी फैक्ट्रियां खोलेंगे, इतने उद्योग करेंगे। ये सारे काम क्या बड़े टारगेट्स लेती है जो 5 साल में लेकर चलती है। वैसे अब पंचवर्षीय योजना हट चुकी है, अब नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली है, वो एक अलग इशू आता है। पर पंचवर्षीय योजना मतलब देश की आजादी से ही क्या है, संसाधन नियोजन पे सरकारों का ध्यान रहा है। ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात रही है। एक संसाधन के रूप में भूमि क्यों महत्वपूर्ण है? भाई संसाधन के रूप में भूमि क्यों महत्वपूर्ण है, भूमि की क्या इंपॉर्टेंस है? भारत में भू आकृति के रूप में भूमि पर एक टिप्पणी लिखिए। अब भारत में अलग अलग प्रकार की क्या है, भू आकृतियां पाई जाती है। कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे मैदान है, तो ये अलग अलग है, इस पर भी आपको एक टिप्पणी लिखनी है।
भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल संसाधन। ये हमें क्या है, नेचर से ही मिल रहा है। प्राकृतिक वनस्पति, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी फूल, कोई भी फल फ्रूट, सब कुछ क्या है, जमीन पे ही लगते हैं। वन्य जीवन, अब जहां पे जंगल बनेगा, जहां पे पेड़ पौधे होंगे, वहां पे क्या होगा, वन्य जीवन भी आएगा, पशु प्राणी भी आएगा। मानव जीवन, तो हम सब तो वैसे ही पृथ्वी पर है, हम जो भी काम कर रहे हैं पृथ्वी पे कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाएं, जहां से हमें पैसा मिलता है, वो सारी क्रियाएं कहां पे हो रही है, वो भी जमीन पर ही हो रही है। भाई आज मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, जमीन पर आ रहा हूँ। कोई डॉक्टर आपको चेक कर रहा है, वो जमीन पे कर रहा है। आपके फादर ऑफिस जाते हैं तो वो बाय रोड जाते हैं, जमीन से जाते हैं। सारे काम क्या जमीन से ही हो रहे हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, अब कोई भी गाड़ी चलती है या और कुछ चलता है तो वो क्या है, जमीन पे चल रहा है। अब आप लोग दिमाग लगाओगे, मुझे बताया, आप बोलोगे सर एरोप्लेन तो हवा में चल रही है, तो बेटा उसकी भी तो शुरुआत तो जमीन से ही हो रही है ना, और आके तो उतरती वो जमीन पे रही है ना। तो जमीन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी। संचार, हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका है, तो उसके भी जो टावर है वो भी जमीन पे लगते हैं, और हम भी बात जमीन पे ही खड़े होकर के करते हैं। तो जमीन की ये आवश्यकता है। और इसमें एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, दैट इज रकम। रकम क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। पर रोटी हमें पृथ्वी से मिल रही, कपड़ा जमीन पे ही है, और मकान तो हम जमीन पे बना रहे हैं। अब एक स्टूडेंट का सवाल ये था कि सर आपने इसमें पानी को नहीं जोड़ा। अरे भाई मेरे डियर स्टूडेंट, भाई रकम में रोटी बोला है, तो रोटी में जब आप आटा करते हो तो उसमें आपको पानी की जरूरत है या नहीं है। गेहूं लगता है तो उसमें पानी की जरूरत है या नहीं है। तो पानी तो बिल्कुल आवश्यकता है। रोटी में आप पानी आ ही गया ना बेटा। कपड़े हैं तो कपड़े की खेती, कपास की खेती, कॉटन की खेती हो रही, तो वहां पे भी आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फैक्ट्री में कोई काम हो रहा है तो वहां पे भी आपको पानी की जरूरत पड़ती है। मकान में है तो मकान में भी पानी की जरूरत पड़ती है। प्लीज थोड़ा सा आप इसको यूज करके देखा करो, पानी का इस्तेमाल पड़ेगा। रकम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये मूल आवश्यकता है, ये आपको जरूरत है। रोटी मिल रही है मतलब पानी मिलेगा ही मिलेगा बेटा। अगर भाई पानी खत्म हो जाएगा तो फिर आप आटा किससे बनाओगे। सवाल नंबर 10, भू उपयोग प्रारूप से आप क्या समझते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारकों के नाम बताइए। भू उपयोग प्रारूप, जो अब हम भूमि को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या सिस्टम है, वो हमें इन्हें समझाना है। भू उपयोग प्रारूप से तात्पर्य भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग से है, जैसे कि कृषि, पशुचारण, खनन, भवनों का निर्माण, सड़क, रेलवे आदि के निर्माण। तो भू उपयोग का मतलब क्या है कि हम जमीन का किन किन उद्देश्यों से इस्तेमाल करें। जमीन का हम अलग अलग इस्तेमाल करें, कृषि भी कर रहे हैं, सड़क भी बना रहे हैं, रेलवे लाइन भी बना रहे हैं, नहर भी बना रहे हैं, डैम भी बना रहे हैं, ठीक है, खनन भी कर रहे हैं, पशुचारण भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहाँ, जमीन पे। जमीन एक, उद्देश्य अनेक। ठीक है, तो हमारे पास जमीन तो एक है पर उद्देश्य हमारे सारे बहुत सारे हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो देख। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से? भौतिक कारण, फिजिकल कारण, ठीक है, जो क्या है हमारे हाथ में नहीं है, वो होंगे जो होंगे। मानवीय कारण, इन पे तो सब कुछ सबसे सुप्रीम ही हम है। पहला है भू आकृति। भाई अब कहीं का कहीं पठार होता है, कहीं पे पहाड़ होता है, कहीं पे मैदान होता है, इसमें क्या है हमारा दोष नहीं है। वो जैसा है, वो प्रकृति की देन है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जलवायु, वहां का क्लाइमेट कैसा है, ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, क्या है, बारिश ज्यादा होती है, क्या होता है, वो जलवायु पर भी हमारा इफेक्ट नहीं होता। मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार कौन से हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से मिट्टी के प्रकार है। 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो अब वो जहां पर पाई जाती है, अब ऐसा नहीं है उस मिट्टी पे हमारा कोई कंट्रोल है, वो मिट्टी जहां पे जैसी पाई जाती है वो पाई जाएगी, वो फिजिकली, वो प्रकृति की देन है हमारी। पर मानवीय कारण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर में या 1 स्क्वायर यूनिट में कितने लोग रहते हैं, वो ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा कुछ काम बढ़ जाए। जनसंख्या के हिसाब से क्या है, भू उपयोग पर भी प्रभाव पड़ता है। भाई ज्यादा जनसंख्या होगी तो आपको ज्यादा मकान बनाने पड़ेंगे, आपको ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी। तो अब भूमि तो लिमिटेड है, तो ज्यादा जनसंख्या तो बढ़ा दी आपने, पर भूमि का हम लोग नहीं बढ़ा सकते। प्रौद्योगिकी की क्षमता, भाई आपका टेक्नोलॉजी की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है। भाई आज जैसे कि भाई पहले जनसंख्या कम थी, तो क्या था, हम लोग हैंडलूम्स का काम करते थे, हाथों से कपड़े बनाना और करना ही है। पर जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो क्या हुआ, समय के साथ टेक्नोलॉजी लेकर आया, मशीनरी लेकर आया, जिससे क्या हो, जल्दी कपड़े का निर्माण हो, लोगों के पास जल्दी पहुंच सके। और संस्कृति और परंपराएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई आज झारखंड या नागालैंड में क्या है, आदिवासी समुदाय काफी है, वो जंगलों में रहते हैं। तो आज अगर मैं वहां जाके बोलूं जंगलों को काट दो, यहाँ पे एक बढ़िया टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूशन बनाना है, संस्था बनानी, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनके लिए वो संस्कृति है। ठीक है, उनके लिए वहां उन पेड़ों से जुड़ा रहना वो क्या है, उनके लिए संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा के निर्माण के लिए जवाबदेह कारकों की चर्चा कीजिए। अब मृदा का निर्माण कौन कौन से कारक कर रहे हैं वो हमें जानना है।
पहला है जनकशैल। तो मैंने आप लोगों को मर्दा परिच्छेदिका पढ़ाया था। मर्दा परिच्छेदिका का मतलब इतना सा है कि जो मर्दा में जो 3 परतें पाई जाती है ना, और आखिरी में जनकशैल, इस पूरे को मिला के मर्दा परिच्छेदिका कहते हैं। इंग्लिश में से सोइल प्रोफाइल कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था भाई, हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना प्रोफाइल लिखते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं ना भाई, मैं ऐसा हूं, मेरा बर्थडे ये, मर्डर केक, बहुत कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो वो मैं मेरे बारे में बता रहा हूं। तो मर्दा परिच्छेद का क्या, मर्दा अपने बारे में बता रही, देखो भाई मुझ में 3 परतें हैं, इस परत में ये मिलेगा, इस परत में ये मिलेगा। तो मर्दा परिच्छेद का मतलब है सोइल प्रोफाइल, उसकी जो 3 परतें हैं उसके बारे में। तो मैंने आपको इसमें बताया था भाई 3 परतें, क, ख और ग, 3 परतें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और नीचे क्या है, एक चट्टान में देखने को मिलेगी। ये क्या है, जनक शैल है, जनक चट्टान है, जिससे क्या है, मर्दा का मिट्टी का जन्म हो रहा है, जनक हो रही। जैसी ये शैल है, जैसी चट्टान है, वैसी मिट्टी होगी, वो आपको ऊपर तक देखने को मिलेगी। उसका रंग किससे होगा, जनक शैल से पता चलेगा। उसका गठन मोटा पतला, ये सब कुछ। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, उसमें आपको केमिकल कौन कौन से देखने को मिलेंगे, जो इस चट्टान में है वो आपको मिट्टी में भी देखने को मिलेंगे। खनिज मात्रा, कौन कौन सी खनिज है, और पारगम्यता मतलब उसको संचय करके रखने की, ठीक है, ये वो कितनी पावर है, न्यूट्रिएंट्स को जो पोषक तत्व है उनको नीचे तक पहुंचाने की कितनी पावर है, उसे पारगम्यता कहा जाता है। ये सब कुछ क्या है, जनक शैल पर आधारित है। ऊंचावच, ऊंचावच में आता है तुंगता और ढाल, मर्दा के संचय को निर्धारित करते हैं। तुंगता और ढाल मतलब क्या है भाई, तुंगता जो हाइट पे जो चीज हो, ढाल जो बिल्कुल स्लोप में ऐसा हो। तो अब क्या है, अगर कोई चीज हाइट्स पर है, बिल्कुल ऊपर है, तो वो क्या है, ज्यादा संचय कर पाएगी, रोक कर रख पाएगी। और ढाल है तो वो बहती हुई क्या नीचे आ जाएगी, तो संचय कम कर पाएगी। तो दूसरा क्या है, ऊंचावच। फिर वनस्पति जात, वहां पे पेड़ पौधे कैसे हैं। प्राणी जात, ठीक है, वहां पे मतलब पशु कौन से हैं। सूक्ष्म जीव, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, सब कुछ ये क्या करेंगे, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस निर्माण क्या है, जैव सामग्री, ठीक है। जैव सामग्री में क्या होता है, कोई पेड़ की पत्ती टूट के मिट्टी में मिल गई वो है, कोई सूक्ष्म जीव है वो मिल गया है, कोई जानवर मर गया है वो उसमें मिल जाता है। ये सब क्या है, जैव सामग्री है। इससे क्या होगा, ह्यूमस दर मतलब कितनी फर्टिलिटी रहती है, उसकी कितनी उपजाऊपन रहता है, वो तय होता है। फिर समय, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अब ज्यादा समय तक अगर मिट्टी बन रही है तो वो क्या है, इनकी जो परतें हैं वो मोटी रहेंगी, ज्यादा आपको पदार्थ देखने को मिलेंगे। ये कैसा रहेगा, समय से तय होगा। और फाइनली है जलवायु, ठीक है। क्लाइमेट तो बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि वहां पे जैसा क्लाइमेट होगा, हमने देखा कि भाई कहीं पे ज्यादा बारिश हो रही है, वहां पे इस प्रकार की मृदा पाई जा रही है, कहीं कम बारिश हो रही है इसलिए वहां पे ऐसी मृदा पाई जा रही है। तो सब कुछ क्या है, जलवायु पर, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। अब आप सोचो कि अगर तेल खत्म हो जाए तो हमारी लाइफ स्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो यदि तेल संसाधन खत्म हो गए तो इनका हमारे जीवन शैली पर निम्नलिखित रूप से प्रभाव पड़ेंगे। अब वो प्रभाव कौन कौन से, हम पैदल अथवा साइकिल द्वारा स्कूल जाना पड़ेगा। आपको तो पैदल या साइकिल से स्कूल जाना पड़ेगा, और हमें पैदल या साइकिल से क्या है, ऑफिस आना पड़ेगा। परिवहन तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। भाई बसें नहीं चलेंगी, टेम्पो नहीं चलेंगे, मोटरसाइकिलें नहीं चलेंगी, तो सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसी पे क्या होगा, इफेक्ट आएगा। वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाई जा सकेगी। सब्जियां व रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं महंगी हो जाएगी। अब क्या होता है, अब तो भाई किसान ने कुछ उगाया, उसने क्या है, ट्रैक्टर में डाला, भेज दिया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वो उगाएगा, फिर कंधे पर रखकर लाएगा, फिर दूसरे गांव में देगा, वो शहर में जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। अब वो अपनी मजदूरी के ज्यादा पैसे लगाएगा। जब वो ज्यादा लगाएगा तो जो दुकानदार आपको बेच रहा है वो ज्यादा में सब्जियां चीजें बेचेगा, तो क्या है, महंगाई भी इससे बढ़ जाएगी, जो कि बहुत बुरी बात है। लोग अपने दफ्तर व सुनिश्चित स्थानों पर समय से नहीं पहुंच पाएंगे। फिर तो क्या होगा, अगर हम किसी को ये बोल दे भाई हाँ मैं कल आता हूं तेरे पास, तो वो उसके लिए आज ही निकलना पड़ेगा और कल हम उसके पास पहुंचेंगे, तो हम किसी भी जगह पे क्या है, टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी के साथ जो आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये लेक्चर नंबर 8 आज हम लोग यहाँ विराम देते हैं। और आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, और बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दें, और आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।